Good morning, students. Today's topic is electric flux and Gauss's law. इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है पहले जी हम आपको बताएंगे, फिर उसके बाद गॉस एक साइंटिस्ट का नाम है जिसके नाम पे एक लॉ बनाया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड करना है किसी चार्ज बॉडी का। और वो जब हम फाइंड करेंगे तो वहाँ पे गॉस लॉ की एप्लीकेशंस आएंगी कि हाउ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय यूजिंग गॉस लॉ। क्योंकि जो गॉस लॉ बना है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करने के लिए बना है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स आइए हम पढ़ते हैं पहले। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो क्या चीज़ होती है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ सरफेस एरिया। तो एक सरफेस एरिया में कितनी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें निकल रही हैं जो कि चार्ज बॉडी बनाएगी, तो वही तो हमें इसकी एप्लीकेशन है कि हाउ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो कैलकुलेशन कैसे की जाती है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जैसे कि आपने कहीं वेल्डिंग करते हुए देखा है किसी को, तो वहाँ से बहुत सी वो चिंगारियाँ निकल रही हैं। टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी निकल रही हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया में। क्लोज्ड सरफेस एरिया हो तो फिर वो गॉस लॉ बन जाएगा। ऐसे कोई भी पर्टिकुलर सरफेस एरिया हम बताएंगे, इसका शॉर्टकट सिंबल भी आपको बताते हैं फाई ई। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की ही कैलकुलेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग जो कि सरफेस एरिया को क्रॉस कर रही है, क्रॉसिंग अ सरफेस एरिया। बेटा सरफेस एरिया जो होता है उसको एस से या ए से भी डिनोट कर सकते हैं। ये इसकी मेन डेफिनेशन रही। और ये डेफिनेशन से ही आपको पता चल रहा है कि हम इसको एक मैथमेटिकली स्टेप में बनाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई बोलते हैं जब उसको सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पता चलेगा और उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो आइए हम इसको मैथमेटिकली कैसे आपके सामने पूरा वर्ड्स में भी लिख के आपको बता देते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ये जो सिंपल हमारी जो सोच रही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनटू इलेक्ट्रिक सरफेस एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो किसी सरफेस एरिया से निकलेगा उसको हम ये इसका मेन शुरू हो गया। अब हम इसको शॉर्टकट में अगर लिखना चाहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये ई आ गया। तो इसके साथ ये जो एरिया से कंपोनेंट बाहर निकलता है उसको ई कॉस थीटा बोलते हैं। कोई भी वेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका कौन सा कंपोनेंट सरफेस एरिया को क्रॉस कर रहा है वही लिया जाएगा। क्योंकि कोई भी वेक्टर है ना उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक जैसे कि ई है तो इसका ई कॉस थीटा होगा, दूसरा ई साइन थीटा। जो ई साइन थीटा होगा वो सरफेस के साथ ही चला जाएगा, उसको बेस्ड हो जाएगा। जो क्रॉस कर रहा है वो ई कॉस थीटा होगा। अभी आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। और सरफेस एरिया को आप एस बोलो या ए बोल दो, कोई मैटर नहीं। जैसे कि मैं आपको ये चीज बताता हूँ कि जी हमने जो ई कॉस थीटा कंपोनेंट क्यों लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि वही कंपोनेंट क्रॉस करता है। अभी देखो एक सरफेस एरिया हम ऐसे करके बना देते हैं, ऐसे करके हम ये है कि हम ये पूरा सरफेस एरिया, अब इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इस सरफेस के बीच में से क्रॉस कर रही हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें होती है ना, तो एक लाइन क्या करती है इलेक्ट्रिक फील्ड ही बताती है। तो सपोज कि हम कहीं भी यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का स्केल यूज कर लेते हैं। जैसे कि जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन जहाँ से एंटर कर रही है ऐसे इस साइड से ये ऐसे एंटर कर रही है और दूसरी सरफेस को क्रॉस करके ये लाइन आगे निकली। लेकिन इसका पूरा कंपोनेंट जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है ना, ये एक लाइन से भी पता चल जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ई, उसको हम लाइनों से ही प्रकट करते हैं।
अब बहुत से पॉइंट बनाए हैं कि जितनी भी जहाँ से बट एक ही लाइन की सारी डिस्कवरी होती है। जैसे कि जहाँ पे जो सरफेस है इसका नॉर्मल सपोज करो कि इस साइड पड़ रहा है। नॉर्मल क्या होता है, जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है जिसकी यूनिट नॉर्मल वेक्टर जिसको बोलते हैं, जो एंगल जो है उसी, क्योंकि वो सरफेस की डायरेक्शन एंगल बताने के लिए होता है। जैसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके ऊपर क्रॉस कर रही है तो सरफेस के साथ इसका एंगल जहां दिखाया जाएगा थीटा। तो बेटा जो नॉर्मल के ऊपर लाइन चलेगी वही क्रॉस करती है। अब अगर हम इस वेक्टर के दो कंपोनेंट करते हैं, एक कंपोनेंट इसका इसके ऊपर आएगा जिसको बोलेंगे ई कॉस थीटा। यही कंपोनेंट जो नॉर्मल के ऊपर चल रहा है यही क्रॉस कर रहा है सरफेस को। और दूसरा कंपोनेंट बनाने की जरूरत तो नहीं होती है, अगर हम बना दें तो दूसरा कंपोनेंट जो है ई साइन थीटा। बेटा ई साइन थीटा जो कंपोनेंट है वो सरफेस के साथ साथ चला गया, उसने उसको क्रॉस नहीं किया। क्रॉस ने किसने किया है, ई कॉस थीटा। तभी तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या बोलते हैं, डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ सरफेस एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ई कॉस थीटा आया, मतलब कॉस थीटा का रोल प्ले हुआ जो कि बेस कंपोनेंट है। तो ऐसे ही हम जहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बता सकते हैं, लेकिन जो कंपोनेंट एक ही लाइन का बना के आपको शो किया है ताकि आपको चल जाए कि हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले में कॉस थीटा का ही रोल प्ले होता है, ई कॉस थीटा। तो अब हम बहुत सी लाइनें बना सकते हैं, जैसे जहां से भी लाइन एंटर हो रही है, जहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो जहां से इसको क्रॉस करके ऐसे चला गया कि तो उनके भी कंपोनेंट बनेंगे कॉस थीटा। तो ये जहां से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने करनी है, सारी बताने की जरूरत नहीं होती है। बाकी आपकी जो अपनी मर्जी होती है कि ये मैं बता रहा हूँ कि बहुत सी लाइनों के बारे में, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग है सरफेस से। तो अब हम इसको आपको एक वेक्टर फॉर्म में शो करेंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको पता स्केलर क्वांटिटी है। तो जैसे कि E और S ऐसे करके इसको हम पास में लिख सकते हैं और कॉस थीटा। ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया, इससे हम बता सकते हैं कि कब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको फाई बोलते हैं इसके साथ E लगा है, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, किसी का नहीं। अब आपको पता है कॉस थीटा, जब भी दो वेक्टर का बीच में एक एंगल होता है थीटा तो वो डॉट प्रोडक्ट होता है। अब सरफेस एरिया तो सारे लोग बोलते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इसकी डायरेक्शन ली जाती है सरफेस की जो कि नॉर्मल होता है। तो नॉर्मल के साथ जो एंगल है और हम इसके ऊपर ही एरो प्लेस कर सकते हैं एंगल दिखाने के लिए। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट एस, ऐसे ई डॉट एस। ये भी एक इसका मेथड है, ताकि हम इससे हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया बाय डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा। जैसे आपने ये किया होगा 11th क्लास में ए डॉट बी। तो जैसे कि डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साथ में कॉस थीटा लगता है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो तो साइन थीटा लगता है। इसी तरह से हमने इस कॉस थीटा को देख के डॉट प्रोडक्ट लगा दिया है। और इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि जो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है उसका आंसर हमेशा स्केलर में आता है। तो हम यही जहाँ पे जो है वो 3 स्टार की जो इंफॉर्मेशन आपको दे सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि आपको पता ही है इज ए स्केलर क्वांटिटी, या सिंपली स्केलर लिख दो, ये स्केलर है क्योंकि इट इज गिवन बाय द, ये भी हम बता सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया। तो दूसरी इंफॉर्मेशन इसकी एसआई यूनिट क्या है, या आप डायमेंशनल फार्मूला भी बना सकते हैं। 3 स्टार आपको बताता हूँ मैं हमेशा। तो ये मैथमेटिकली जब हमें डेफिनेशन मिल गई है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया, तो 3 इंफॉर्मेशन तो आपको मिलनी होती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम इसका ऐसा यूनिट बनाएं तो इसको थोड़ा सा हमें ब्रेकअप करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन चार्ज, ये आपको पता ही है। तो जब इसकी जगह हम एफ अपॉन क्यों लिखेंगे तो एस सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर, तो एस आई यूनिट क्या बनेगा, एस आई यूनिट हम जहाँ रफ कर सकते हैं जैसे साइड में ऐसे करके, इसका क्या लिखेंगे न्यूटन पर कूलम,
न्यूटन पर कूलम और सरफेस एरिया का मीटर स्क्वायर। तो बेटा ऐसा यूनिट आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, क्योंकि कूलम से डिवाइड हो रहा है ना, सी एन अपॉन सी फॉर कूलम ऐसा यूनिट है, फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स का आ गया ना न्यूटन, क्योंकि ये ई की जगह आ गया न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ऐसे बोलना पड़ता है। अगर आपने इसकी डायमेंशन भी बतानी है तो वो भी बता सकते हैं, डायमेंशन ऑफ फाई ई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो जो डायमेंशन इसकी होगी, जैसे कि इसको भी हमें थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगी, जैसे कि ई की जगह हम एफ अपॉन क्यू लिख सकते हैं ऐसे करके। तो इसकी डायमेंशन बनाते हैं, एफ फॉर फोर्स एम एल टी माइनस टू, ये एम एल टी माइनस टू आ गई इसकी फोर्स की डायमेंशन। और करंट की होती है, चार्ज की क्या होती है, करंट इनटू टाइम। तो करंट की ए आएगी, टाइम की टी, और सरफेस एरिया की L2, ठीक है। तो ये जब आप कैलकुलेशन करेंगे L2 L1 तो बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, ऐसे हो जाएगा। टी की 1 है नीचे, तो ऊपर जाके टी की -3 हो जाएगी और ए की भी -3। इस तरह से हम ये डायमेंशन लिखेंगे। ये डॉट प्रोडक्ट आपको पता ही है, ऐसे लिखा रखना तय करना। तो ये है हमारे सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इंफॉर्मेशन। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, कब जीरो होता है, वो डिपेंड करता है जो एंगल है वो कितना बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो आइए हम सबसे पहला बताते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बेटा जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा तो वो किस कंडीशन पे आएगा, जहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देन थीटा इज इक्वल टू, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द सरफेस एरिया। तो ये व्हेन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, दैट इज उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से जब कम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम 90 डिग्री से कम रख लेते हैं 0 डिग्री, तो वहाँ पे आपको क्या होगा, फॉर एग्जांपल इफ भी लिख देते हैं हम, अगर हम थीटा जो है फॉर एग्जांपल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री रखें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखते हैं क्या बनता है, आपको पता चल जाएगा। देन हम देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पहले उसका रिस्पांस दे देते हैं, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। तो देखिए फॉर एग्जांपल इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री रखते हैं तो किसमें, ये फॉर्मूला जो है जिसमें थीटा का रोल प्ले हो रहा है, जहाँ पे हम इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई एस कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री बेटा 1 होता है, तो जब हम 1 लगाएंगे तो ये ई एस पूरा आ गया, मतलब कि साथ में मैक्सिमम आ गया और साथ में पॉजिटिव। ये एक प्रूफ मिल गया आपको कि थीटा अगर 0 डिग्री रखेंगे तो कॉस 0 डिग्री 1 होता है। ई एस मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूरे का पूरा सरफेस एरिया और ई इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, और इसको बोलेंगे मैक्सिमम एंड पॉजिटिव। ये इसी तरह से हम आपको बता सकते हैं कि जो नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव तो नेचुरली जब लेस देन 90 डिग्री पॉजिटिव होता है, तो ग्रेटर देन 90 डिग्री तो नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे आएगा, ये कैलकुलेशन करके आपको बता सकते हैं। ये देखिए, ये हम ऐसे हेडिंग डाल देते हैं, जब क्वेश्चन आएगा कि पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, तो उसके लिए हम थीटा के ऊपर ही डिपेंड है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, जिसको कि ऑब्ट्यूज एंगल बोला जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल बेटा। तो देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नेगेटिव। जब ऑब्ट्यूज एंगल है ये हम याद भी रखेंगे, लेकिन सिंपली ये नहीं है कि रटा लगाने की बात है, आप करके भी देख सकते हैं, इज नेगेटिव। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ थीटा इज इक्वल टू, हम जो ऑब्ट्यूज एंगल में सबसे बड़ा एंगल रख लेते हैं 180 डिग्री, तो 180 डिग्री रखेंगे तो cos 180 डिग्री जो होता है वो -1 होता है, इसलिए वो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, और नेगेटिव होगी cos 180। जो cos 180 डिग्री होता है बेटा वो -1 होता है, इसलिए माइनस ई एस जो आ गया, ई की वैल्यू आ गई पूरी, तो ये आ गया मैक्सिमम साथ में नेगेटिव। तो ये बेटा एक बात, थर्ड लास्ट में एक केस हम कर रहे हैं, जीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बेटा जीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये आपको
पता होना चाहिए कि जीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब होगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज जीरो। सीधी सीधी बात है, इसमें तो कोई, क्योंकि पर्टिकुलर सिंगल एंगल पे ही जीरो होता है, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज जीरो। तो इसमें तो सीधा थीटा की वैल्यू 90 डालिए, आप ऐसे भी करके देख सकते हैं, ई एस जो आगे cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री जीरो होता है, तो सारा ही जीरो हो गया। ठीक है, ये था कि कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है और कब जीरो होता है। अब मैं आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आपका मेन याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया। ये बात याद रखते हुए आपको एक कैलकुलस फॉर्म में भी बताता हूँ। कैलकुलस फॉर्म क्या होता है, जिसमें सरफेस जो है, सरफेस का एरिया है वो ds से स्टार्ट कर सकते हैं, छोटे से स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया से डिफरेंशिएशन की फॉर्म में। और अगर पूरे सरफेस का जब इकट्ठा कंबाइंड बताना है या क्लोज्ड सरफेस का बताना है तो इंटीग्रेशन का यूज होगा, तो उसको बोलते हैं कैलकुलस फॉर्म। तो अब हम जो है आपको कैलकुलस फॉर्म में बताएंगे और गॉसेस लॉ लिखेंगे लास्ट में, क्योंकि गॉसेस लॉ जो है वो उसी कैलकुलस फॉर्म का यूज करेगा। तो इन कैलकुलस, कैलकुलस ये जो वर्ड है कैलकुलस, कैलकुलस फॉर्म जो है, जो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको बताएंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो कैसे लिखा जाता है, मतलब सिर्फ लिखने वाली बात है। कैलकुलस फॉर्म में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे लिखा जाता है, जैसे कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब बताना आपने, तो उसको पहले आपने क्या करना है, ऐसे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया, ये बात आपने अपने ब्रेन में बना के रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया। तो ds सरफेस एरिया के सारे सरफेस शो करने हैं, पूरा एरिया कवर करना है, तो वहां पे हम जो है इंटीग्रेशन का ऐसे यूज करते हैं। तो ये इंटीग्रेशन जो है ओवर सरफेस है कि चेंज इन सरफेस ds, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट ds, क्योंकि हमेशा डॉट प्रोडक्ट आएगा, वो उसके लिए वो cos थीटा शो करता है, वो मैंने आपको बता दिया है। जी हो गया इन कैलकुलस फॉर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे बताते हैं। तो अगर अब आपको लास्ट में हम गॉसेस लॉ बताने वाले हैं बेटा, ये आ गया दूसरी एक इंडिकेशन कि इन कैलकुलस फॉर्म गॉसेस जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे बताया जाए, इसमें इंटीग्रेशन का रोल प्ले किया जाता है, डिफरेंशिएशन करेंगे तभी तो इंटीग्रेशन करेंगे। गॉसेस लॉ, जिसको कि गॉसेस थ्योरम भी बोलते हैं। अब लास्ट में गॉसेस लॉ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गॉसेस लॉ का प्रूफ तो आपको आएगा नहीं, लेकिन ये आपको इसका जो गॉसेस थ्योरम बोलो या कुछ भी बोलो, तो इसका यूज बहुत ज़्यादा है। तो ये गॉसेस लॉ किस लिए होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इन डिफरेंट सिचुएशन, जैसे किसी चार्ज लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, मतलब जिसमें कंटिन्यूटी हो, ताकि हम उसको कैलकुलस फॉर्म में ही इसी फॉर्म में लिखेंगे, और वो क्लोज्ड सरफेस के लिए होता है। तो देखिए इसमें दिस लॉ स्टेट्स दैट, दिस थ्योरम बोलो, दिस लॉ स्टेट्स दैट टोटल इलेक्ट्रिक, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ही बात ये करता है, तभी इसके साथ जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के आज टॉपिक है, तो गॉसेस लॉ के ऊपर ही बना है। दिस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, थ्रू एनी, लेकिन ये क्लोज्ड, ये वर्ड जो है क्लोज्ड याद रखना आपने, क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस एरिया बोल दो, क्योंकि सरफेस को हम ऐसे बोलते हैं, कई बार एरिया ये भी बोल सकते हैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू, ये पूरा मैथमेटिकली है, इज इक्वल टू द चार्ज, जिसको कि हम इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं, चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट, इनक्लोज्ड मतलब उसी में जो बंद है, इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस डिवाइडेड बाय, देखो पूरा लग रहा है ना कि ये मैथमेटिकली एप्सिलॉन, मतलब सिर्फ इतनी सी सिंपल सी बात है कि इज इक्वल टू चार्ज, चार्ज जो होता है जिसको कि यूजुअली क्यू बोला जाता है, जी सबको पता है, इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, उसी सरफेस, जिस सरफेस के बीच में हमने गॉसेस लॉ दिखाना है। गॉसेस लॉ दिखाने का मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है, पूरी सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, और उसको एप्सिलॉन नॉट से सिर्फ डिवाइड करना है, जो कि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है, ये फैक्टर है एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻⁴ होती है।
तो मैथमेटिकली जो है इसको कैसे शो करेंगे, और लैक्टिक फ्लक्स का जो है वो नाम नहीं यही चलाएंगे, एक ही बात है दोनों में। तो लैक्टिक फ्लक्स को ऐसे लिखते हैं, ये तो हमें पता चल गया कि लैंग्वेज में इसमें एक क्लोज्ड का साइन लगाएंगे, क्लोज्ड। लेकिन वो क्लोज्ड क्या है, सरफेस, वो सारी सरफेस जो है क्लोज्ड सरफेस के ऊपर जो इंटीग्रेशन जब किया जाएगा ई डॉट डी एस, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आज का मेन यही तो था, जब से हम आपको पढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा एरिया करके डिफरेंट कैलकुलस फॉर्म में इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। इज इक्वल टू, यही तो मैंने लिखा है, दिस लॉ स्टेट्स दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस। ये जो इंटीग्रल का साइन है ये क्लोज का साइन है, इसको फाई मत बोल देना, और ये एस वाला ओवर सरफेस इज इक्वल टू जितना चार्ज, उसने चार्ज को क्या ही बोलते हैं, डिवाइडेड है। इतनी सिंपल सी बात है बस। जी आ गया गॉसेस थ्योरम, बस इतना जब किसी ने लिख दिया तो समझिए इसको आप स्पीक आउट भी कर सकते हैं लैंग्वेज में। इसी को हमने आपको बताया है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, उसी सरफेस ने जितना चार्ज इनक्लोज किया है उसके अंदर की साइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, दिस इज। और ये किसी भी सरफेस एरिया के लिए लग सकता है। और ये होता क्या है आपको पता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। तो अगर चार्ज बॉडी से 10 लाइनें स्टार्टिंग में निकली हैं तो आगे जाके वो लाइनें दूर दूर हटेंगी, लेकिन वो 10 की 10 रहेंगी, वो चेंज नहीं होंगी, उसकी नंबरिंग कभी चेंज नहीं होती है, डिस्टेंस से दूर दूर हट जाएंगी। मतलब कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कभी भी डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। वो जहाँ पे देखो डिस्टेंस का कोई रोल प्ले नहीं है, सिर्फ देखना है कि चार्ज कितना इनक्लोज हुआ है और एप्सिलॉन नॉट से। ये था आज का कि ये गॉसिस लॉ की कल हम नेक्स्ट एप्लीकेशन इसकी करेंगे स्टार्ट। और एप्लीकेशन की इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ही ये बना हुआ है, क्योंकि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें हैं उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, और ऐसे बताई जाती हैं चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आज का यही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और कल हम इसकी एप्लीकेशन। ओके, हैव अ नाइस डे।